वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 70। ये नंबर देश के उन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों का है जिनकी सरहद पाकिस्तान से लगती है। आज इन्हीं प्रदेशों में पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर और फिर राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की। राहुल गांधी ने भी एक दिन पहले ही राजस्थान के अनूपगढ़ और फलोदी में रैली की। तो नरेंद्र मोदी ने करौली में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 2 राज्य राजस्थान और गुजरात में पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में उसका स्ट्राइक रेट 50% था, जबकि पंजाब में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत दिला पाई तो कांग्रेस ने उससे ज्यादा 4 गुनी सीटें हासिल की। ऐसे में सवाल यही है कि इस बार पाकिस्तान बॉर्डर के 5 प्रदेशों का जनादेश क्या होगा। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। वो भी राहुल गांधी जी का माला पहनाकर अनूपगढ़ की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करें। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल दी। मोदी मोदी। अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है और उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव से ठीक 7 दिन पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की, फिर राजस्थान के बाड़मेर में, इसके बाद उन्होंने राजस्थान के ही दौसा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया उन पर पिछली बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों ऐसे प्रदेश हैं जिनकी सरहद पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, तो जम्मू कश्मीर में 5, वहीं पंजाब में 13, राजस्थान में 25 और गुजरात में 26, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले इन 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों में लोकसभा की 70 सीटें हैं, जो 2024 के चुनाव में बेहद अहम है। इन प्रदेशों में पिछली बार किसे कितनी सीट मिली थी, इसका अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर चलिए, जहां से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार और सांसद जितेंद्र सिंह की हैट्रिक के लिए उधमपुर में रैली की, तो अतीत और इतिहास के पन्नों में सिमट चुके अनुच्छेद 370 पर क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी।
दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। प्रधानमंत्री ने उधमपुर की रैली में आतंकवाद से लेकर परिवारवाद तक पर हमला बोला। उनके अनुसार दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे नहीं हैं। हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इस सियासी वार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कैसे पलटवार किया, सुनना ये भी जरूरी है। अगर लोग हमें कबूल नहीं करेंगे तो बार बार तकरीरों में हमारा जिक्र क्यों? बार बार आपकी एजेंसियों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों? बार बार अपनी तकरीरों में हमें क्यों निशाना बनाया जाता है? ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने इतना सारा किया तो मेहरबानी करके इन 3 सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार उतारिए और हम देखते हैं ना, अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हुई मैं सियासत छोड़ दूंगा। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में बीजेपी की जमानत जब्त होने के दावे कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां विपक्ष के सुपड़ा साफ होने के दावे कर रहे हैं। अब अगले 5 साल के कालखंड में जो हमें गेन्स प्राप्त हुए हैं उनको कंसोलिडेट करने का समय रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल का क्षेत्र है। यहाँ के जो साधन हैं, सरमाए हैं, उनको कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया। लेकिन आने वाले समय में जब मोदी जी के कार्यकाल में तीसरा इकॉनमी बनेगा भारत, तो उसमें योगदान इन्हीं क्षेत्रों का रहेगा जिनके साधन और सरमाए अभी इस्तेमाल में नहीं आए। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें और पूरे देश भर में कितनी सीटें बीजेपी आने वाले टाइम? लगता है कि वो तो आम आदमी कह रहा है इस समय 400 पार, भाजपा से भी पूछने की आवश्यकता और जम्मू कश्मीर सर? जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हमें विजय प्राप्त। अनुच्छेद 370 के खात्मे से पहले पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें थी। 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 46% वोट के साथ 3 सीटें हासिल की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 8% वोट के साथ 3 सीटें जीती, जबकि पीडीपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़कर वोट करीब 3% हासिल किए, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। वहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर वोट तो 28% हासिल कर लिए, लेकिन सीट एक भी नहीं। 2019 के चुनाव के वक्त का जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, जहां पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू और उधमपुर सीट भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं कश्मीर घाटी की बारामुल्ला, श्रीनगर और अनंतनाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी। वैसे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि पीडीपी अलग। मैंने फारूक अब्दुल्ला ने इनसे बंबई के स्टेज पे बात की और गुजारिश की हमें बात करनी चाहिए। कहा जब मैं आऊंगी बात करूंगा, कोई बात नहीं। दिल्ली में बात की स्टेज पे, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में सीट बंटवारे पर भले सहमति नहीं बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 समेत कई मुद्दों पर दोनों में पूरी सहमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि अनुच्छेद 370 अब बीती बात हो चली है, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे पर उन्होंने उधमपुर की रैली में बड़ा ऐलान किया। अब तक जो हुआ है
वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने और सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में इस पर अमल होना भी लाजमी है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर एतबार ही नहीं है। अभी क्यों नहीं करवा रहे चुनाव? लोग तो इंतजार कर रहे थे चुनाव का मौके पर, क्यों नहीं करवाए? उनकी कतनी व करनी मंत्री आप दिमाग में रखो बस, और मुझे कुछ नहीं करना। राजस्थान का सबसे नया सियासी और चुनावी अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप पाकिस्तान की सरहद से सटे पंजाब का अंकगणित देखिए, जहां इस बार चौतरफा लड़ाई है। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में 2019 में बीजेपी को 10% वोट और 2 सीटें मिली थी, तो उसकी सहयोगी अकाली दल और 27% वोट और 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को 40% वोट और 8 सीटें मिली थी। तो आम आदमी पार्टी को 7% वोट और 1 सीट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन चुनावी रणनीति के तहत दोनों पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पर गठबंधन टूटने के बाद अकाली और बीजेपी भी पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के उम्मीदवारों में पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर जीते रवनीत बिट्टू, परनीत कौर और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाकर लोकसभा सांसद बने सुशील कुमार रिंकू के नाम शामिल हैं। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब का अंकगणित भले ही बीजेपी के मन मुताबिक नहीं हो, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर और अफगानिस्तान से सिखों की वापसी और पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं को CAA के तहत नागरिकता जैसे मुद्दे बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने दौसा में रोड शो किया, तो बाड़मेर में रैली। चूंकि राजस्थान सरहदी राज्य है, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर की जमीन से पड़ोसी और विरोधी दोनों की जुबानी बाड़ेबंदी की कोशिश की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग का हवाला देकर कांग्रेस के घोषणा पत्र तो परमाणु हथियार का जिक्र कर CPI-M के घोषणा पत्र पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने सरहद पर बसे गांवों के कायाकल्प की मिसाल देकर भी कांग्रेस को कोसने में कोताही नहीं बरती। कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं।
राजस्थान की बाड़मेर सीट बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। यहां से पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मेदाराम बेनीवाल को उतारा है, जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। पहली बार में ही निर्दलीय विधायक बने 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी की राह आसान करने का मोर्चा खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाला। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। बाड़मेर में प्रधानमंत्री की रैली से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने भी पार्टी में वापसी की। ऐसे में उनके आने से भी बाड़मेर में बीजेपी का समीकरण दुरुस्त होने की उम्मीद है। एक दिन पहले भी पीएम मोदी ने राजस्थान के करौली में रैली की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अनूपगढ़ और फलोदी में जनसभा की, जहां उन्होंने मोदी सरकार को गरीब विरोधी और अमीर हितैषी बताया। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी आरएलपी की एक सीट के साथ बीजेपी ने सभी 25 सीटें हासिल की थी। बीजेपी गठबंधन को 60.50% वोट मिले थे, तो कांग्रेस का लगातार दूसरी बार खाता भी नहीं खुला, हालांकि उसे वोट 34% मिले थे। राजस्थान में पिछले 2 बार से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरी बार भी बीजेपी ये कामयाबी दोहरा पाएगी, क्योंकि इस बार चूरू से राहुल कासवा और कोटा से प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नागौर सीट से पिछली बार बीजेपी के समर्थन से जीते हनुमान बेनीवाल विपक्षी गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटा गुजरात बीजेपी का गढ़ है। यहां लगातार 2 बार से नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी सभी 26 सीटें जीत रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 62% वोट और सभी 26 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 32% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। गुजरात में भी बीजेपी लगातार 2 बार से सभी 26 सीटें जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव खेल दिया है, जबकि अंदरूनी विरोध के कारण बड़ौदा और सावरकठा से बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपने टिकट लौटा दिए। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के हाल के विवादित बयानों ने बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।